स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 की हम बात करने वाले हैं, 5 की। ठीक है, तो ऐसे रोज़ाना जो है ये प्रैक्टिस सेट चलता ही है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट 5 में सबसे पहले हम इतिहास की बात करने वाले हैं, भारतीय इतिहास की। ठीक है, तो चलिए भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे। तो एक बात तो मैं बता दूं सबसे पहले कि गुप्त के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है चित्र अजंता में बनाया गया था। अब अजंता की गुफाओं की बात कर ले हम तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र है, औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये भी अब बात आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है उपनिषद की बात हो रही है कि उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदू ग्रंथ है कि हिंदू पुराण है कि हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है कि वेद है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि हिंदू मनीषा, देखिएगा, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है। अब आपको सबसे बड़ी बात इसमें बता दिया जाए कि उपनिषद जो है उप प्लस निस धातु से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ होता है बैठना, अर्थात इसमें छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है, तो ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया इसको अच्छे समझ लेते हैं। कह रहा है कि भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। गजब बात है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। तो इब्राहिम लोधी। कौन सा था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है वो लोधी वंश का आखिरी शासक था, अंतिम शासक था, जो सिकंदर लोधी के मृत्यु के पश्चात ना, मतलब ये उसका बड़ा पुत्र था जो दिल्ली का सुल्तान बना था। 1526 में जब बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल से मारा गया। तो 1526 में मारा गया है। कौन इसको मारा है? तो बाबर ने। ठीक है, बाबर और इसके बीच जो है लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और एक इनका लड़का था भाई, तो सिकंदर लोधी का लड़का था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी सबसे आखिरी था। ठीक है, इसका लोधी वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन और इसको बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभ किया। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा का प्रारंभ करने वाली बात जब भी आएगी तो ये इतना दिमाग में रखिएगा, ये जो विलियम बेंटिक है, अगर विलियम बेंटिक की बात कर ले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका पूरा नाम है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च को, कितने मार्च को? 7 मार्च को 1835 को, 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। ठीक है, तो बहुत लोग इसमें मैकाले मार के चले आते हैं तो गलती हो जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में सबसे पहले ऐसे कौन गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, चलिए अब 6वां नंबर प्रश्न हमारा अब भारतीय आंदोलन से आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ, देख ले सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ उसमें का प्रश्न है और उसमें का भी 5 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन माध्यम मार्गी नहीं है। कौन माध्यम मार्गी नहीं है? फिरोज शाह मेहता नहीं है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन नहीं है? तो इतना दिमाग में रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें तो ये मध्यम मार्गी नहीं है। मध्यम मार्गी की बात हो रही है कि कौन मध्यम मार्गी नहीं, तो ये मध्यम मार्गी नहीं है। ठीक है, ये गर्मदलीय राजनीति के समर्थक थे, ये जो थे ना गर्म दलीय राजनीति के समर्थक थे। मध्यम मार्ग मैंने बीच में से रास्ता निकालने वाला सीधे गर्म वाला बात था। ठीक है, इनके पास
तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्वेश्चन भाई, और इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। और ये जबकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम समझ सकते हैं। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली की बात हो रही है, तो बारदौली में ना देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, उन्हीं के नेतृत्व में 1928 में, कितने सन में, 1928 में बारदौली सत्याग्रह जो है आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, यह मतलब आप कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसी का एक प्रमुख घटना इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसी के दौरान बारदौली के दौरान पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान हुई थी। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल जी को सरदार की उपाधि कब हुई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में। किसमें? बारदौली सत्याग्रह में इनको सरदार की जो है इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? क्या गजब बात है भाई, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को क्यों माना जाता है, सुन लीजिए। अब इनकी कंडीशन और बता दूं, तो ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना कितने सन में? 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में। अब ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया, उसमें इन्होंने क्या किया कि समाज की जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ थी उनके खिलाफ इन्होंने जो है आवाज़ उठाया। ठीक है, ब्रह्म समाज के खिलाफ, ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद इन्होंने समाज की जितनी भी बुराइयाँ थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। इसके लिए इनको जो है पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण मतलब पुरानी परंपराओं को छोड़ छाड़ के और जो है अच्छे से जीना, अच्छे से रहना सहना, इसको पुनर्जागरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 9 नंबर सवाल पे। 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? क्या गजब का बात है भाई। अगर जो हम इसकी बात कर ले तो ये उन्होंने कहाँ फहराया था झंडा? तो सुभाष चंद्र बोस की हम बात कर ले तो 4 फरवरी 1944 को टापू कोहिमा प्लेन द्वितीय को मुक्त करा लिया, और 22 दिसंबर 1944 को कोहिमा में झंडा गाड़ दिया। 30 दिसंबर 1945 को अंडमान निकोबार में झंडा गाड़ दिया। तो अगर जो हम बात कर ले कि कह रहा है 22 दिसंबर को कहाँ, तो कोहिमा। कोहिमा कहाँ है? तो नागालैंड में, नागालैंड में। ठीक है, अब वही 30 दिसंबर वाला भी आपको याद रखना। देखिए 22 दिसंबर को नागालैंड में झंडा गाड़ा था इन्होंने और कोहिमा में, और 30 दिसंबर को ही देख लीजिए, 22 दिसंबर और फिर अगले साल 30 दिसंबर 1945 को अंडमान निकोबार में एक झंडा फहराया था। तो ये भी दोनों याद रखना है, तारीख भी महत्वपूर्ण है। 22 दिसंबर 1944 का आएगा तो नागालैंड, और 30 दिसंबर 1945 का आएगा तो अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, तो ये भी याद रखना भाई। इसके बाद है भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसकी? वाह, गजब की बात है कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसकी है? तो यह कथन हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको, ज़्यादा लेट न करते हुए, महात्मा गांधी की। गांधीवादी योजना इसीलिए इनको कहा जाता है गांधीवादी योजना। गांव की जो स्थिति है इन्होंने बहुत बढ़िया से जो उसके लिए काम किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की हम बात कर ले तो ये पृथ्वी की याम्योत्तर 180 डिग्री, ठीक है, याम्योत्तर 180 डिग्री के लगभग स्थल खंडों को छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा निर्धारित करती है और यहीं से जाती है, फिर फाइनल हम यही रखते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक है। भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि चट्टानों का खिसकाव भी होता है, इसके वजह से भूस्खलन हो सकता है। वनों का ह्रास की वजह से भी जो है भूस्खलन हो सकता है। ठीक है, भूगर्भिक हलचल, हाँ भूगर्भिक हलचल से भी जो है वनों में जो है क्या बोलते हैं भूस्खलन हो सकता है। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
उपर्युक्त सभी हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित। देखिए दक्षिण ध्रुव की बात कर रहा है। अब अगर जो हम ये साउथ दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल की बात कर ले तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 14 और 14 को देख लेते हैं अच्छे से। 14 क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर जो भारत में हम ऊर्जा की बात कर लें तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है जल विद्युत ऊर्जा से जो है संपन्न हो रहा है। लगभग हम बात कर ले तो 60%, कितना? 60% की बात हो रही है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? कृषि करता है कि न्यूक्लियर पावर संयंत्र करता है, उत्पादन उद्योग करता है कि पैकिंग उद्योग करता है? और मैं आपको सबसे ज़्यादा इसमें अगर जो अपशिष्ट मतलब कि अपशिष्ट की बात कर लूँ, मतलब सबसे ज़्यादा जो है आप समझ सकते हैं कि अपशिष्ट मतलब वो पदार्थ होते हैं जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करे, जो सड़े गले नहीं, बेकार हो जाए, मतलब वो उसको कहते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या, सबसे ज़्यादा अपशिष्ट, सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ कोई जो है उत्पन्न करता है तो वो भाई उत्पादन कंपनी हो गई। जो उत्पादन कंपनियां हैं उनके में बहुत ज़्यादा कुल निकलता है, उसको जो है जहाँ भी डाला जाता है वो सब नुकसानदायक ही होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चन है और नंबर 16 क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो क्या गजब कृषि को दी थी, सेवाएं को दी थी, भारी उद्योग को दी थी या विदेशी व्यापार को दी थी? तो मैं बता दूं द्वितीय योजना की बात कर ले, अगर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर ले जो 1956 से 61 तक चला था तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है महत्व दिया गया था भारी उद्योग को लेकर के। इसको भारी उद्योग को लेकर के दिया गया था, ठीक है। चलिए और इस अगर जो इनके ये किस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, तो उनको क्या कहा गया भाई? तो 1 से 2 हेक्टेयर। कह रहा है भारत में छोटे किसानों को मतलब ऐसे मतलब कम से कम जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर खेत है उनको जो छोटे किसान जो है मतलब परिभाषित किया गया है। अब हो रहा है क्वेश्चन 18 नंबर कि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान की बात हो रही है कि उड़ान किससे संबंधित है? तो ये जो है हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है, नागर विमानन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? नागर विमानन, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है, प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना गरीबों पर बहुत कम पड़ता है? नहीं, अमीरों की तुलना गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है तभी कहा जाएगा, मतलब ये प्रतिगामी तब कहा जाता है। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब अमीरों की तुलना में जो है गरीबों को बहुत अधिक कर देना पड़े। जैसे वही बात हो गया कि अभी जैसे शाहरुख खान जवान मूवी में बोलते हैं कि एक ट्रैक्टर खरीदने जाइए तो आपको जो है 27% टैक्स देना पड़ेगा और एक मर्सिडीज खरीदने जाइए तो आपको मात्र 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं ना, उस समय जो है कर का प्रतिगामी वाली स्थिति हो जाती है, तब कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। कह रहा है कि नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो अगर जो ये इसकी मैं विचरण की बात कर लूँ तो ये देखिए बजटीय नीति तो होगा नहीं, व्यापार नीति भी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मौद्रिक नीति होगा। कौन सा नीति होगा? मौद्रिक, ये 1 मिनट, मौद्रिक नीति होगा। कौन सा नीति होगा? मौद्रिक नीति। कौन सा नीति होगा? मौद्रिक नीति, ओके। तो मौद्रिक नीति के ये सब साधन है, बैंक दर, खुला बाजार, ये सब जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1 मिनट। तो ये पूरा फाइनल होता है और आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ शुरू हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ आपको कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से, यहाँ से तो 5 प्रश्न रहेगा भाई, तो क्लियर कर लीजिए, यहाँ से भी 5 प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत के, देख लेते हैं, भारत के देख लीजिए, ये पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है, भाई कर सकता है, क्लियर बात है, ठीक है, ये तो सही है। वह सेना के 3 अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, वह राज्यसभा को नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं कर पाएंगे, लोकसभा को कर देंगे, राज्यसभा को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यह वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, नहीं है दे रहा है, तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य प्रशासन के हाथों अपने हाथों में ले सकता है। क्या गजब का क्वेश्चन भाई, तो इसको याद कर लीजिए, 356। कौन सा है, 356 अनुच्छेद ऐसा है जिसके तहत जो राष्ट्रपति है वो अपने हाथ में राज्य का शासन ले सकता है, वही बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। 42वें, कौन सा, 42वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, ठीक है। अब ये जब हुआ था 42वां संशोधन अधिनियम, तो इसमें बहुत सारे कुछ परिवर्तन आए थे, जैसे कि पथ निरपेक्ष, इसमें कुछ शब्द भी जोड़े गए थे, संविधान में जोड़े गए थे, पथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता। तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है कि समाजवादी चाहे अखंडता चाहे पथ निरपेक्ष कब किसके अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो 42वां याद रखिएगा तो बहुत ही काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन है जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन्हें जो है संशोधित नहीं किया जा सकता, ये कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका देखिए, पहला कह रहा है आपका कि संप्रभुता, भूभागीय, अखंडता, संघीय। तो ये नहीं होगा, मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता दे रहा हूँ समय को ध्यान में रखते हुए। संप्रभुता, भूभागीय, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। उसके बाद से 25 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी, तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आज सबसे पहले अगर जो बात की जाए, देखिए इसकी बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने सन 2 अक्टूबर सन 1959 को ही राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे 2 प्रदेशों की बात कर दिया है, तो क्योंकि राजस्थान के बाद जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो ये बिल्कुल याद रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस प्रदेश में आया था, तो ये प्रदेश हो जाएगा राजस्थान और उसका नागौर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आंध्र प्रदेश को भी याद रखना है, ठीक है। फाइनली चलिए फिर फाइनली इसका जवाब फाइनल होता है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। फिर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।